जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा अन्न वैसा शुक्राणु भी होता है। 8 साल की लड़की को एड्स है, तो ये नॉर्मल है? आज के टाइम में नॉर्मल है। मेल क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि उनमें भी प्रॉब्लम है? आदि डर की वजह उनकी यही है कि उनका डिवोर्स ना हो जाए, उन पे क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, मे बी उनकी मर्दानगी जिन्हें वो एक कोट करते हैं वो इफेक्ट होती है। क्या करना चाहिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल एकदम सही कर सके इन केस ऑफ फर्टिलिटी? सबसे पहले स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ड्रग्स, जितने भी आपके सराउंडिंग्स में लोग कर रहे होते हैं कूल बनने के लिए। मतलब हर एक अबॉर्शन और हर एक बच्चे का जन्म फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज करता है। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। आज हम इस पॉडकास्ट में उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसको यूजुअली सोसाइटी में किया नहीं जाता, और अगर हुआ तो लोग डरते हैं कि उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, एंड वो है फर्टिलिटी। एग्जैक्टली। और हम इसको उनसे जानेंगे जो उनकी एक्सपर्ट हैं एंड जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, जो है डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। उनसे हम जानेंगे कि फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी होती क्या है, उसको डेप्थ में समझेंगे एंड उसके बारे में इन डिटेल नॉलेज लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम सीधा पॉडकास्ट में। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं तो जैसे आपको जानता हूँ, Yes. बट जो आपको नहीं जानते हैं, क्या आप उनको अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? Yeah, I am Dr. Megha Chaturvedi and I especially deals in fertility cases with Ayurveda. Okay. Right? So जो भी फीमेल्स या जो भी कपल्स या मेल में इनफर्टिलिटी इश्यूज होता है, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, हम उनको आयुर्वेद के थ्रू, नॉट थ्रू द IVF और द IUI प्रोसेसेस, बट थ्रू द आयुर्वेदा हीलिंग प्रोसेस, हम उन्हें कंसीव कराने में हेल्प करते हैं। ओके, तो मैम आप इस फील्ड में कब से हैं? More than 9 years, 10 years. ओके। Yeah. तो मैम बिना किसी बात घुमा के हम डायरेक्टली पूछते हैं कि फर्टिलिटी होती क्या है? See, fertility is only the ability, चाहे मैं Okay. मेल की बात करूँ चाहे मैं फीमेल की बात करूँ, to conceive a child. ओके। This is the simple meaning of fertility. और अगर वो किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो इनफर्टिलिटी बनता है। ओके मैम, एक क्वेश्चन है, चाहे आप उसको पुरानी सोच बोल लो या पता नहीं लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, कि अगर इनफर्टिलिटी है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न सिर्फ वुमेन होता है या उसका मेल भी होता है? नहीं, अगर कोई भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो रीजन कुड बी अ फीमेल और अ मेल ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चा ना करने के लिए। मेल हैज द इक्वल इम्पोर्टेंट रोल। मैन, व्हाट इज द रोल? रोल सी हमेशा पहले तो जैसे 1 साल से हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, एक कपल कर रहा है, बट तब भी डिस्पाइट बीइंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। 1 साल हो गया, राइट, और वो परेशान है कि बच्चा नहीं हो रहा, फैमिली प्लानिंग नहीं हो रही। तो रीजन कुड बी अ मेल ऑल्सो एंड अ फीमेल ऑल्सो। तो हो सकता है कि फीमेल एब्सोल्युटली फाइन हो, मेल में ही स्पर्म काउंट का थोड़ा सा लैक हो, या मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई वेरिकोसील जैसी दिक्कत हो, या हो सकता है फीमेल में कोई PCOD हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या तरह तरह के डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैम ये PCOD क्या होता है? PCOD इज नॉर्मली जब ओवरीज है, राइट, हमारी 2 ओवरीज होती हैं, तो जब हमारी ओवरीज के आसपास मल्टीपल सिस्ट बनने लग जाते हैं नॉर्मली, उसको हम PCOD बोल देते हैं आम भाषा में, ताकि जो हमें सुन रहे हैं वो समझ पाए। अब वो सिस्ट जब बन जाते हैं तो वो हिंड्रेंस कॉज करते हैं। हिंड्रेंस कैसे कॉज करेंगे कि आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में जब इरेगुलर मेंसेस हैं और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, या कंसीव हो गया तो मिसकैरेजेस होते हैं। ओके, एंड PCOD और PCOS में क्या फर्क है? बेसिकली दोनों सेम है, राइट। तो PCOS जब हम बोलते हैं तो इट्स द सिंड्रोम ओनली, राइट। जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिल जाते हैं तो वो डिसीज बना देते हैं, राइट। तो सिंड्रोम बोलो या डिसीज बोलो, दोनों ही एक ही बातें हैं। PCOS और PCOD के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, तो मैम इनको अलग अलग ट्रीट क्यों किया जाता है कि PCOD इज समथिंग एल्स एंड PCOS इज समथिंग एल्स? नो, अलग ट्रीट मे बी शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से करते हैं, या मे बी डायग्नोसिस की वजह से करते हैं, बट PCOS एंड PCOD दोनों में ही पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज है या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है। तो जब वहाँ पे बहुत सारे सिस्ट बन ही रहे हैं ओवरीज के आसपास, दोनों मीनिंग सेम है, और जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बना के वो एक डिसीज बना दे रहा है और वो शुरुआत एक सिंड्रोम से हुआ है, तो उसको कलेक्टिवली हम डिसीज बोल देते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों सेम ही होती है। जैसे सिंगुलर, प्लूरल,
वर्ड होते हैं ना, एक है बहुत सारे हैं, तो जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डिसीज बना देते हैं। ओके। या तो मैम जैसे ये तो हुई फीमेल की बात, हाँ बट अगर हम मेल की बात करें तो लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं, हाँ एंड इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है या फिर वो एक मेल ईगो आ जाता है बीच में, या उस वजह से लोग डिस्कस नहीं करना चाहते? इस पे चलो सागर, मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसा कभी हो ना आगे जाके, बट लेट सपोज अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे बीइंग अ मेल कि हाँ प्रॉब्लम मुझ में भी हो सकती है, या पहले से फीमेल का ही चेकअप कराओगे? मैम ये तो फिर वही है, सोच सोच की बात आ जाती है इसमें। हाँ हाँ। तो जनरली क्योंकि हम्म। हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग हम्म। सोसाइटी है, राइट, तो मे बी शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन पे क्वेश्चन मार्क ना लग जाए, ओके। या वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या मे बी उनकी मर्दानगी जिन्हें वो एक कोट करते हैं वो इफेक्ट होती है, या मे बी उन्हें शर्म आती है, या मे बी वो डिस्कस कर नहीं पाते, क्योंकि लड़कियों का क्या है, दो लड़कियां एक दूसरे का दुख सुन लेंगी, बांट लेंगी, राइट, प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर जाएंगी। बट एक मतलब मेल फ्रेंडशिप में अगर आप देखो तो शायद आप अपने फ्रेंड से ये नहीं बोलोगे कि मुझे सेक्सुअल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब तक कि वो बहुत खास ना हो, हाँ। कि शायद ये मुझ पे हंस ना ले। हाँ होता है कि वो एक ट्रस्ट वाला फैक्टर भी आ जाता है Exactly. कि मेरी इमेज पे बात ना आ जाए। एग्जैक्टली तो यही एक स्टिग्मा उन्हें परेशान करता है, जिससे वो एक्सेप्ट नहीं करते, या वो करना नहीं चाहते, करते भी हैं तो शायद प्रेशर है घर का, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है कि मेरी इमेज ना खराब हो जाए, कि मैं कैसा मर्द हूँ, राइट, और ईगो ना मेरी सेटिस्फाई हो पाए, और मुझ में ही कमी निकली तो मैं क्या करूँगा। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है बेसिकली। एक्सेप्टेंस नहीं है। मैम एक चीज़ और पूछूंगा कि इसकी वजह से हाँ। मतलब ये इसके सबसे पहले तो ये कि इसके क्या क्या रीजंस होते हैं कि मेल में ये इनफर्टिलिटी वाली चीज, और दूसरा कि जो एक्सेप्टेंस नहीं आती है तो उसको लेके लोगों को क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? सी मेल में इनफर्टिलिटी की कुड बी मैनी रीजन। अब अगर एजोस्पर्मिया है दैट मीन शुक्राणु बनता ही नहीं है। Okay. कुछ मेल्स को शायद पता भी नहीं होता कि मुझ में शुक्राणु बन ही नहीं रहा, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, अगर इंटरकोर्स अच्छे से हो रहा है, सेक्सुअल पावर सारी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके शुक्राणु पूरे हों, स्पर्म प्रोडक्शन पूरी हो। एग्जैक्टली मतलब अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है ऑन बेड, हाँ दैट डजंट मीन कि एग्जैक्टली फर्टिलाइज। यस तो ये भी एक बड़ा मिथ है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट स्टिल जब आप टेस्ट कराते हो, आपकी गायनी बोलती है आप दोनों के टेस्ट कराओ, मैं लिख के दे रही हूँ, राइट, तब पता चलता है कि मेरा तो एजोस्पर्मिया है। अब ये एजोस्पर्मिया की भी स्टेजेस होती हैं। Okay. एक आता है प्राइमरी स्टेजेस पे फेलियर, एक आता है सेकेंडरी स्टेजेस पे फेलियर। दैट मीन्स जब से स्पर्म प्रोडक्शन की रूट है, अगर वही डिस्टर्ब्ड है तो ये ठीक नहीं हो सकती। Okay. और अगर वो रूट शुरू हो गई है और बीच में जाके कोई हिंड्रेंस है या कॉज है जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। तो मैम ये हिंड्रेंस जो होती है उनके रीजंस क्या क्या होते हैं? रीजन कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल जो एक प्रोसेस है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, राइट, तो हो सकता है कि ये प्रोसेस शुरू तो अच्छी हुई बट बीच में किसी कारणवश हो गया कि वेरिकोसील हो गया, या कोई सिस्ट हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया मेल में, या फिर लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब्ड है, ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है, या गट खराब ही रहता है, लिवर डिस्टर्ब्ड है, तो वो हिंड्रेंस के कारण आपका स्पर्म काउंट नील दिखा रहा है, राइट। मतलब कि गट या लाइफस्टाइल ये सब कुछ इफेक्ट करता है? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली करता है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे स्पर्म को पोषण मिलता है वो 7th स्टेज पे जाके मिलता है, राइट। पहले जो भी हम खा रहे हैं ऑब्वियसली अदर बॉडी पार्ट्स को मिलेगा, और एंड में जो बचा वो स्पर्म को मिलेगा। तो जैसा अन्न वैसा मन, या तो जैसा अन्न वैसा शुक्राणु भी होता है। तो जैसा आप लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, फूड खाओगे, उस हिसाब से आपका स्पर्म प्रोडक्शन हैम्पर होता है। और स्पर्म है बेसिकली वो क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रोटीन है, राइट। आपका प्रोटीन ही है, चेन्स ही हैं प्रोटीन की जो उसको प्रोड्यूस कर रही हैं, और हार्मोनल सपोर्ट से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हमारा हार्मोन अच्छा चल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है तो आपका स्पर्म अच्छा रिलीज होगा, स्ट्रक्चर वाइज भी और नंबर वाइज भी। ओके मैम, एक क्वेश्चन की ये जो स्पर्म की हेल्थ होती है वो क्या एज के थ्रू वेरी करती है? हाँ एब्सोल्युटली करती है। मतलब कि अगर कोई टीनेज या 20s में है, हाँ, एंड अगर सेम ही कोई 40s 50s में, हाँ डेफिनेटली करती है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि लेट एजेस में प्रेग्नेंट होना फीमेल के लिए सुटेबल नहीं होता है ना, क्योंकि एज के साथ हमारे ऑर्गन्स भी एजिंग की तरफ जाते हैं। जो आप पर्सनली मैं फील करती हूँ, जो मैं अब 30s में हूँ, शायद मैं 20s में बहुत ओवर एनर्जेटिक थी या इससे 10 गुना थी। आप भी फील करोगे जैसे आप अभी 20s में चल रहे हो, मे बी 30s में आपको वो एक लिथार्जीनेस फील हो, फटीक फील हो,
या आपके चॉइसेस ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएं। तो ये हर किसी के साथ होता है। एज के साथ हमारे इंटरेस्ट भी बदलते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस भी बदलती हैं। इसलिए शायद हमारे पेरेंट्स के विचार हमसे मैच नहीं होते क्योंकि एज डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, राइट। और इसीलिए जो स्पर्म प्रोडक्शन है या एग प्रोडक्शन है फीमेल में, वो भी डिस्टर्ब होता है और डिलेड प्रेगनेंसीज के साथ बाय द एज कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ओके, तो मैम स्पर्म और ये एग जो फर्टाइल होते हैं, इन दोनों को भी मैम स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? हाँ, स्ट्रेस से बेसिकली एक रिलेशन सफ़र करता है, ये तो बाद में सफ़र करेगा। तो जब स्ट्रेस हो रहा है तो पहले तो एक कपल में रिलेशन ही ढंग से नहीं बन पाएगा, राइट। जब रिलेशन ढंग से नहीं बन रहा तो पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता है। ओके, क्योंकि वो स्ट्रेस है, वो तनाव है, फिजिकली भी है, इमोशनली भी है, मेंटली भी है, शायद आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। एंड सेकेंडली स्ट्रेस हमारा कॉर्टिसोल बढ़ाता है। तो जब भी कॉर्टिसोल बढ़ाएगा वो बाकी के हार्मोन्स को नीचे गिराएगा। तो टेस्टोस्टेरोन भी नीचे गिरेगा और फीमेल में ऑक्सीटोसिन भी नीचे गिरेगा। और ये एक हार्मोन है जो फीमेल में ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी रिलीज होता है, जो उन्हें स्टिमुलेट करता है टू परफॉर्म सच एक्टिविटी, राइट। तो जब वो डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली जब रिलीज ही नहीं ढंग से होगा तो ना ही वो कांटेक्ट ढंग से बनेगा और आपका जो एग प्रोडक्शन है या स्पर्म प्रोडक्शन है वो हैम्पर होगा। ओके मैम, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द परफेक्ट या राइट टाइम टू कंसीव? पर्सनली मैं इसमें थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप साउंड कर सकती हूँ। पर्सनली मुझे लगता है ना कि बच्चे जो आते हैं वो गिफ्ट से आते हैं। तो आजकल कपल्स बहुत जल्दी मतलब गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, लेट्स सपोज न्यूली मैरिड कपल है तो उन्होंने करा, इंटरकोर्स करा, अनप्रोटेक्टेड करा, उन्हें लगा एक बारी से कुछ नहीं होता एंड दे कंसीव्ड, प्रेग्नेंट हो गए। तो वो इस थॉट से बच्चा अबॉर्ट कर देते हैं कि अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी हमें घूमना है, एंजॉय करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करियर है, हम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, हमें स्पेस चाहिए। उस स्पेस के चक्कर में वो अबॉर्ट कर देते हैं और जब वो 5 साल बाद 6 साल बाद प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अबॉर्शन या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, मतलब हर एक अबॉर्शन और हर एक बच्चे का जन्म फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज करता है। एंड व्हाट अबाउट पिल्स, जो हम पिल्स लेते हैं? ऑब्वियसली, मतलब वो तो है, मोड ऑफ कंसेप्शन है, अग्रीड, बट वो फीमेल्स में तरह तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जैसे हेडेक्स होना, बॉडी एक होना, मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी आना। तो अगर पिल्स अवॉइड कर रहे हैं अच्छी बात है, उसको आप, जैसे कॉन्डम्स है हमारे पास, कोशिश करो कि आप उससे सेफ हो सकते हो, राइट। या फिर एक नेचुरल तरीका होता है कि इजैक्यूलेशन ही आप बाहर करो, अंदर फीमेल बॉडी में करो ही मत। या थर्ड एक होता है साइकिल के हिसाब से आप कांटेक्ट बनाओ, जहाँ पर अनसेफ पीरियड है वहाँ पे आप कांटेक्ट ही मत बनाओ, जब सेफ पीरियड है तो आप बना सकते हो। तो मैम ये सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड कैसे पता चलता है? ये सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड आता है जब अगर फीमेल का साइकिल 28-30 डेज का नॉर्मल चल रहा है और कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो उसका जो पीरियड आया उसके 10 दिन बाद और नेक्स्ट पीरियड के 10 दिन पहले का जो टाइम है बीच का, वो अनसेफ है, उसमें चांसेस ऑफ कंसेप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पीरियड के जस्ट बाद या पीरियड आने से थोड़े दिन पहले, मतलब यू कैन हैव कॉन्टैक्ट, वो इतना कंसीव करने में रोल प्ले करता नहीं है क्योंकि तब हमारा ओव्यूलेटरी फेज जो होता है वो चला जाता है। तो मैम ये क्या फिर मिथ है कि पीरियड्स में अगर सेक्स करो तो? हाँ, एब्सोल्युटली। पीरियड्स में आप खुद सोचो, पीरियड्स जब हो रहे हैं मतलब आपका जो एग है और एंडोमेट्रियम है वो शेड हो रहा है, और जो बच्चा होगा वो एंडोमेट्रियम की हेल्प से ही बनेगा, उसी ब्लड से बनेगा या उसको पोषण मिलेगा। तो जब वो ब्लड ही शेड हो रहा है तो आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो ना। और जो फर्टिलाइजेशन है वो तो अंडे में ही जाके होगा, अंडा तो फूट चुका है, अब नेक्स्ट अंडा रिलीज होने के लिए 15 दिन लगेंगे या 12 दिन लगेंगे। तो जब अंडा ही नहीं है तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा जाके? तो दिस इज टोटली अ मिथ। ओके मैम, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो परफेक्ट एज क्या है? एज क्या है? एज दिस इज बेसिकली आजकल बहुत डिलेड मैरिजेस होती हैं 40s में, 35 में, राइट। तो वो कॉम्प्लिकेशन भी लाता है। आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं इनफर्टिलिटी के इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। तो जो हमारी फर्टाइल एज होती है, मतलब अगर मैं भी एक करियर ओरिएंटेड वुमन हूँ, बट अगर मुझे प्लानिंग करनी है, फैमिली प्लानिंग करनी है तो मैं 35 तक कर लूँगी, मैं 35 के बाद नहीं जाऊँगी।
ओके अगर मैं मॉडर्न एज को भी रिलेट करूं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी समझूं, तो आप 30s में और 30 to 35 में कंसीव अच्छे से करो, ना ही आपकी बॉडी पे ज़्यादा असर आता है, आपकी बॉडी दोबारा रिवाइव इजीली हो जाती है और बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं। ओके नहीं तो एज के साथ, डिलेड एज के साथ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन लाती है, तो बच्चे में भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन मिल जाता है मोस्टली। तो व्हाट इज द परफेक्ट एज टू कंसीव बिफोर हैविंग, मतलब बिफोर नोइंग कि इसके बाद नहीं कर सकते, मतलब जो लास्ट पॉइंट होते हैं ना, हाँ, लास्ट लाइन हाँ। कि इस एज के बाद नॉट नहीं मोर होता, देन 35। ये तो होगी फीमेल की। एंड व्हाट अबाउट मेल? मेल के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि 35 के ऊपर कोशिश करें कि ना ही कंसीव करें, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों की बॉडी में आते हैं। लाइक मेल को फिर भी इतना नहीं आएगा क्योंकि उसको बच्चा रखना नहीं है 9 महीने और उसको पोषण नहीं देना और पैदा नहीं करना, राइट। बट जो मेल अपने लाइफस्टाइल से स्पर्म को खराब कर रहा है और वो स्पर्म से बच्चा बना रहा है, तो उसका जो प्रोडक्शन का बेस है वो खराब हो सकता है। तो जितना फीमेल के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उतना ही मेल में ज़रूरी है कि वो भी अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखे, सो दैट आगे वाले जो बच्चे हैं वो दिमाग से, शरीर से पूरे हों, संपूर्ण हों। ये तो हो गई जिनकी अभी मैरिज हो रही है, और मैम जस्ट इन केस जिनकी आफ्टर 30s मैरिज हो रही है, उनको अगर ऐसा कोई इशू ना आए तो उनको क्या करना चाहिए? उनको लेट मैरिज करके फिर अर्ली प्लान कर लेना चाहिए। Okay. और वैसे तो दिस इज समथिंग कि कभी भी हो जाता है, कई बार एक्सीडेंटली भी, स्पॉन्टेनियसली आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, पता नहीं चलता। तो जब हो जाए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अननेसेसरली अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। Okay. और स्पेशली जब वो पहली प्रेगनेंसी हो तो। ओके मैम, इसी के ना, मतलब अभी मैं कुछ पढ़ रहा था थोड़ा, उसमें कुछ फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग का कुछ कॉन्सेप्ट था, वो क्या होता है? वो तब होता है जब आपका शादी का कोई विचार नहीं है। Okay. आपको नहीं पता आपकी शादी होगी भी या नहीं होगी। Okay. तो आप अपना कुछ अमाउंट ऑफ स्पर्म और एग फ्रीज कर देते हैं, मतलब लैब्स में और बहुत ही माइनस टेम्परेचर डिग्रीज में, और जब भी चाहें आप उसको लेटर ऑन लाइफ में बाहर लेबोरेटरीज में ही फर्टिलाइज करा के अपना बच्चा पैदा करा सकते हैं। मैम इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि कैसे होगा ये? ये ऐसे होगा जैसे अब सपोज मेरी एज है 25 या 30, राइट। मेरा शादी का कोई विचार नहीं है, मुझे नहीं पता 40 में होगी या 50 में होगी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि फीमेल्स में मिनोपॉज भी आ जाता है, और मिनोपॉज जब आ जाता है तो उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ठीक है, मिनोपॉज मतलब पीरियड्स रुक गए और एग प्रोडक्शन खत्म, राइट। तो जब मिनोपॉज, अब मुझे नहीं पता, मिनोपॉज मेरा 38 में भी आ सकता है, 40 में भी आ सकता है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। और आजकल मिनोपॉज जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे में मैंने अपना एग फ्रीज कर दिया, और जो भी जब भी मुझे पार्टनर मिलेगा, करेक्ट पार्टनर, तो उनका स्पर्म से हम उस एग को लैब में ही फर्टिलाइज करा के किसी और में सरोगेट करा के, मतलब किसी और मदर को चूज करके, फीमेल बॉडी को चूज करके, और या मेरी बॉडी को भी चूज करके, अगर मिनोपॉज नहीं आया तो मैं बच्चा कर सकती हूँ। ओके, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अपनी बॉडी में भी कर सकते हैं? हाँ। ओके, अगर मिनोपॉज नहीं आया तो। अगर मेनोपॉज हो तो फिर सरोगेसी। ओके मैम, एक चीज़ पूछूंगा कि ये तो हो गया कि प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको हेल्दी रखने, खुद को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल में क्या क्या करना चाहिए? ईट हेल्दी, सबसे पहले तो ईट हेल्दी, राइट। अगर अच्छा खा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। एंड थोड़ा सा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली जब हम फर्टिलिटी पे बात कर रहे हैं, तो कपल्स का आपस में लाइक सपोर्टिव होना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे अगर सपोर्टिवनेस है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस है और अंडरस्टैंडिंग है, और आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो अपना, तो बहुत ही अच्छी बात है। इट विल गो हेल्दी, सब अच्छा ही होगा। और थोड़ा सा टाइम खुद को देना चाहिए, खुद को समझने के लिए। और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ज़रूरी होती है ताकि आपका शरीर चलता रहे। तो मैम अब ये तो होगी कि नॉर्मल बात, यू आर आयुर्वेद एक्सपर्ट, तो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट होता है कि टू गेट अर्ली मैरिड, वो क्या होता है? हाँ, वो इसीलिए होता है। आयुर्वेद में बोला जाता है कि अर्ली मैरिजेस बेनिफिशियल है, राइट। और अच्छी बात है, बुरी नहीं है। अगर इफ़ यू गेट द पर्सन और आप उस एज में शादी कर लें कि जब आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, वो वही एज होती है जब हम 20s में हैं या 18, 20, 25। इसमें हमारा माइंड इज़ लाइक वल्नरेबल, हम इजीली अपने आप को बदल भी सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, राइट। और टाइमली फिर फैमिली प्लानिंग भी हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था
जिसको चाइल्ड मैरिजेस में कन्वर्ट कर दिया गया या बाल विवाह में कन्वर्ट कर दिया गया, ये एक्चुअली ये नहीं था। ये कॉन्सेप्ट ये था कि आप टाइमली किसी एक पर्सन के साथ कमिटेड हो जाओ, सो दैट जो आगे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड वो ना आए। दूसरा, आप इतनी अर्ली एज में ही एक के साथ बंध गए तो आजकल जो बहुत ब्रेकअप पैचअप चलते हैं, शायद वो पहले नहीं होते थे, वो इसी वजह से नहीं होते थे क्योंकि ऑप्शंस नहीं थी। एंड अब जब शादी हो ही गई है तो इसी के साथ निभाना है टाइप्स वो फीलिंग आ जाती है। और आपके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी जल्दी से नहीं आते हैं और आप इजीली एडजस्ट कर जाते हो। जब आप छोटी एज में हो तो आप एडजस्ट कर जाते हो, और एक एज के बाद जब आपको आदत पड़ जाती है अकेले रहने की, टू बी इंडिपेंडेंट, तो शायद आप एडजस्टमेंट जो है एक दोनों की तरफ से वो लैक करती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को किसी से कम नहीं समझते हैं। और जब कम नहीं समझते तो वो लैक ऑफ एडजस्टमेंट्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़ाइयाँ आती हैं, अंडरस्टैंडिंग आती है और फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। एग्जैक्टली मैम, आयुर्वेद में जैसे कि अगर इनफर्टिलिटी है तो आयुर्वेद में कुछ ऐसा है जो ये चीज़ उसको वापस रिवाइव कर सके? हाँ, टोटली कर सकता है आयुर्वेद। इवन हम कैपेबल हैं बहुत सारे पेशेंट्स को कंसीव कराने में, जहाँ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। दैट मीन्स मतलब फीमेल का रिपोर्ट ठीक है, मेल का रिपोर्ट ठीक है, बट फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, वहाँ पे भी दवाइयाँ काम करती हैं। और आई हैव द पेशेंट जिन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं, कंसीव हुए हैं और डिलीवरी हुई है नॉर्मल। और बहुत सारे केसेस हैं जो रिजॉल्व करके हम कंसीव करा पाए हैं। तो कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट भी है, कुछ पेशेंट का पार्ट भी होता है अबाउट द ईटिंग हैबिट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर वो फॉलो हो रहा है ढंग से और केस अगर हमारे हाथ में है और किस्मत अच्छी है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होता है विदाउट आईवीएफ। विदाउट आईवीएफ, जी ओके। मैम, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जी, मेरे को आपसे वो पूछने हैं, क्योंकि इस फील्ड के बारे में तो मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। ऑब्वियसली। तो अब ये क्वेश्चन है कि अपने को एग क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। जब हम लड़कियां पैदा होती हैं तो बर्थ के टाइम ही हमारे पास पर ओवरी 1 to 2 मिलियन पर oocyte अंडा रिलीज होता है या अंडे का रिजर्व होता है, राइट। बट जब हमें प्यूबर्टी आती है तो वो ऑलमोस्ट 25% लॉस कर चुका होता है इतने सालों में, जब तक प्यूबर्टी आई। जब प्यूबर्टी आई तो हमारे पास तकरीबन 3 to 4 lakhs का एग रिजर्व रह गया। फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है, बट अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है? पहले तो आपको कोई हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज नहीं होने चाहिए, जैसे कि आपका FSH, LH, AMH ठीक होना चाहिए। AMH इज बेसिकली द एंटी मुलेरियन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो भी कम है तो भी दिक्कत आएगी, राइट। सेकेंड, क्योंकि आजकल हर तीसरी लड़की को मैं देखती हूँ कि PCOD है, वेट बढ़ता ही जा रहा है ना, और कुछ सोल्यूशन नहीं, और वो कंसर्न भी नहीं है इसको लेके। एक्चुअली अभी वो कंसर्न नहीं होते, कंसर्न तब होंगे जब फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम आएगी। एक तो इंडिया में या मैक्सिमम लोगों में क्या प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम आती है, जब ज़रूरत आती है तब वो उसका इलाज करते हैं, उससे पहले वो निगलेक्ट करते हैं, राइट। तो जब उनकी फैमिली प्लानिंग में सालों बाद प्रॉब्लम आएगी तब वो कंसर्न होंगे PCOD को लेके और कंसीविंग को लेके। और ये जो आजकल रेशो बढ़ता जा रहा है PCOD होने का, वो मे बी इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि आजकल घर में मेड्स हैं, घर के काम ज़्यादा करने नहीं पड़ते। दूसरा, ऑब्वियसली ईटिंग हैबिट्स, जो हमारी स्नैकिंग की आदत है, मतलब भूख नहीं भी लग रही तब भी हम स्नैकिंग करे ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मंचिंग करे जा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं क्यों खा रहे हैं बट खा रहे हैं। वेट गेन होता जा रहा है, राइट। और कूल बनने के चक्कर में हम अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब करते ही हैं। क्लब पार्टीज आजकल बहुत होती है। तो ये सारे फैक्टर्स PCOD या फाइब्रॉइड या सिस्ट क्रिएट करता है और वो अल्टीमेटली आपका फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। मैम, मैंने एक चीज़ सुनी है कि अगर फीमेल अप्रॉक्स अपनी प्रेगनेंसी से 2 साल पहले भी अगर स्मोक कर रही है तो तब भी उसको इफेक्ट करता है। हाँ, ऐसा भी होता है? हाँ, पड़ सकता है, सब में नहीं पड़ता। जैसा मैंने बोला, अब डिपेंड करता है कि आप स्मोकिंग किस लेवल पे कर रहे हो। एक होता है 1-2 स्मोक किया, ओकेजनल स्मोक किया एंड लिव इट, राइट, वैसे तो नहीं करना चाहिए। बट अगर कर रहे हो, और एक होता है कि आप लाइक पूरा 10, 12, 15 सिगरेट्स अ डे पिए जा रहे हो और रुक नहीं रहे हो, और इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं रुक रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ भी चीज़ आप एक्सेस अमाउंट में जब करते हो तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। Which is more dangerous? Yes. Smoking or drinking? Alcohol, I would say. Okay. Alcohol क्योंकि आपका लिवर भी खराब कर रहा है और आपका फर्टिलिटी भी खराब कर रहा है, राइट। गलत तो दोनों ही हैं। अगर आप मोर की बात करें तो यस, अल्कोहल बिल्कुल मैं बोलूँगी कि नहीं लेना चाहिए, और ले भी रहे हैं
तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में और सही तरीके से लेना चाहिए। ठीक है मैम, मेडिटेशन या एक्सरसाइज फर्टिलिटी में कितना हेल्प करते हैं? सी डिपेंड करता है कि आप मोटो क्या है आपका एक्सरसाइज करने का, राइट? कि आप सिर्फ बॉडी को मोबाइल करने के लिए, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए फिटनेस कर रहे हो, या आप मेडिटेट कर रहे हो अपने आप को काम करने के लिए, या अपने आप को साउंड करने के लिए, राइट? या आप पतले होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट? और एक होता है या दिखाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अगर मोटो क्लियर है और आप डिसिप्लिन में कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा। एक तो साउंडनेस, कामनेस लाएगा, जो हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये आपकी बॉडी को जो एजिंग जिसे हम बोलते हैं ना, ये डिलेड करता है, क्योंकि आपके हर सेल तक, आपके जीन टाइप तक, आपके डीएनए तक, आपके कैरियोटाइप तक ऑक्सीजन जा रहा है। ओके और एजिंग डिलेड हो रही है, आपकी हर बॉडी का पार्ट स्ट्रेच हो रहा है, तो आप और मोबाइल हो रहे हो। तो ये एनीवे चाहे फर्टिलिटी नहीं, कोई भी डिसीज़ अगर चल रही है तो मैक्सिमम डिसीजेज में ये हेल्प ही करता है। मैम फर्टिलिटी को नेचुरली इंक्रीज करने का प्रोसेस कुछ? पहले तो खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है, राइट? क्लीन फूड हैबिट्स और थोड़ा सा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, ढंग से सोना, 7-8 घंटे सोना, और प्रॉपरली अच्छे से खाना खाना, घर का बना खाना खाना, क्या खा रहे हो वो भी मैटर करता है। ऑब्वियसली नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। एंड देन जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स होती हैं फीमेल्स स्पेशली, मतलब जिस बात पे नहीं भी सोचना वो भी सोचती हैं, ये तो हम सच कौन जानता है तो पुरानी बातें भी सोचती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए अननेसेसरली। तो उन्हें खुद से प्यार करना आना चाहिए पहले। अगर खुद से वो प्यार कर रही हैं और उन्हें आता है खुद को सेल्फ लव करना, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा सोचेंगी। और अगर ये एक बीमारी निकल जाए फीमेल्स में से, तो मुझे नहीं लगता फीमेल से परफेक्ट कोई हो सकता है। ठीक है मैम, आईवीएफ एग्जैक्टली होता क्या है? आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। मतलब जो प्रेगनेंसी यूट्रस में, वूम्ब जिसे हम बोलते हैं, कोख बोलते हैं, उसमें हो रहा है फर्टिलाइजेशन। स्पर्म आया, एग पे फ्यूज हुआ और बच्चा बनना शुरू हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है। देन अब जब ये प्रोसेस नेचुरली नहीं हो रहा, इसको इंजेक्ट कराया जा रहा है थ्रू हार्मोन्स, या फिर एग को बाहर निकाला जा रहा है, स्पर्म को बाहर निकाला जा रहा है, फर्टिलाइज कराया और फिर फीमेल में इम्प्लांट कर दिया। तो दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके मैम, इज इट सेफ? या मतलब सेफ तो नहीं है, हर चीज़ के अपने रेपरकशंस हैं। अब जो भी नेचर के अगेंस्ट चीज़ है वो पूरी तरह से तो ठीक नहीं है। नेचर क्या बोलती है, जो कंसीविंग है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, नेचुरल तरीके से होनी चाहिए, बट दिस इज समथिंग आर्टिफिशियल और लैब ओरिजिनेटेड, राइट? तो सेफ तो नहीं है, बट येस अगर आपको नहीं हो रहा किसी कारणवश बच्चा और आईवीएफ ही इज़ द ओनली ऑप्शन, तो आप जा सकते हैं। उसमें आप दोनों हस्बैंड वाइफ का कंसेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके रेपरकशंस होते हैं क्योंकि इतने हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं फीमेल में, और अगर वो सपोर्ट कर रहा है उसका हस्बैंड उसको उस दौरान, उसके मूड स्विंग्स और उसके जो भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो ठीक है। ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर वो है तो गो फॉर इट, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो। बट अगर ऑप्शन है तो आप और ऑप्शन से पहले ट्राई करें कंसीव करने का, फिर आप लास्ट ऑप्शन आईवीएफ रखें। मैम जैसे अभी आपने बोला ऑप्शंस की बात, तो ऑप्शंस में जैसे आप आयुर्वेद कहते हैं, तो किसी को कैसे बिलीव होगा कि आयुर्वेद भी एक चीज़ कर सकता है? क्योंकि सभी को पता है कि आईवीएफ के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो उसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि बंदे को ये समझ आए कि नहीं यार, आयुर्वेद भी कुछ ऐसा है जो कर सकता है? उसके लिए सागर, टू बी ट्रू, पेशेंट्स को चाहिए रिजल्ट्स। अब ये सेगमेंट ऐसा है, इस सेगमेंट में जल्दी से कोई कंसीव कर भी जाता है तो वो कैमरे पे आना नहीं चाहता, राइट? ना मेल ना फीमेल, कि हमारा इमेज खराब होगा, लोग क्या सोचेंगे। एक तो लोग क्या सोचेंगे ये बहुत है, राइट? वो ये नहीं सोचते कि शायद एक वीडियो बनाने में या एक मैसेज देने में लाखों लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचा सकते हो और उन्हें ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हो। तो बट वी हैव द रिजल्ट्स, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो कंसीव नहीं हो पा रहे थे बट कंसीव हुआ है। मैनी पेशेंट्स, मुझे नाम भी नंबर भी नहीं याद कि कितने पेशेंट कंसीव हो गए, बट येस वी हैव। तो वी कैन रीच आउट टू द पीपल विद दैट एविडेंसेस और रिजल्ट्स। बट अगर कोई पेशेंट रेडी हो जाए ये बनाने के लिए कि हाँ हम आयुर्वेद से कंसीव करे हैं, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको कैसा अच्छा फील होता है जब आप ऐसा कुछ करते हैं? मतलब जब नेचुरली किसी को कंसीव कराते हैं? हाँ,
मतलब टू बी ट्रू, मुझे लगता है आज का दिन बन गया और शायद जो डॉक्टर बने हैं वो सफल हो गया। मैम एक चीज़ और सुनिए, मतलब ये थोड़ा अजीब हो जाएगा पूछना, बट मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मैंने सुना है कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं हाँ और फैमिली प्रेशर आ जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं। हाँ ऐसा कुछ ट्रू। आपके पास? हाँ मैनी पेशेंट्स। अगर लेट्स सपोज मेल में, अब आपने बोला ना मेल क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि उनमें भी प्रॉब्लम है, आदि डर की वजह उनकी यही है कि उनका डिवोर्स ना हो जाए। ओके। कई मेल की वाइफ को भी नहीं पता होता कि उनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है शुक्राणु बढ़ाने का, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा नहीं हो रहा, तो एक तो ईगो डिस्टर्ब हो गई, मर्दानगी डिस्टर्ब हो गई, इमेज खराब हो गई, और वो शेयर अपनी वाइफ तक को नहीं करते हैं इस डर से कि मेरा डिवोर्स ना हो जाए। ओके। और क्योंकि इन सारे स्ट्रेसेस की वजह से उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी खराब होता है, तो इस वजह से भी डिवोर्सेस हो जाते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। मतलब अगर मेरे पास 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 3-4 इसी प्रॉब्लम से परेशान है कि मेरा जो पर्सनल लाइफ है वो डिवोर्स की कगार पे है या डिवोर्स हो चुका है ड्यू टू दिस रीज़न। मैम एक क्वेश्चन और, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हमारी एज के बंदे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके जैसे गुड़गांव, दिल्ली ऐसी जगह पे रहना शुरू करते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ जाती है। तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता ना, उनके पास उतना वो होता है कि वो उतना इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर आ रहे हैं, उनको अपना खर्चा निकालना होता है, फिर घर पे भेजना होता है, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल एकदम सही कर सकें इन केस ऑफ दिस फर्टिलिटी? उसके लिए तो सबसे पहले स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ड्रग्स, जितने भी आपके सराउंडिंग्स में लोग कर रहे होते हैं, राइट? कूल बनने के लिए स्मोकिंग है या अल्कोहल है या ड्रग्स है, राइट? तो जितना आप उन्हें कम कंज्यूम करेंगे या नहीं कंज्यूम करेंगे उतना आप बचे रहेंगे। सेकेंडली मतलब ईट हेल्दी, मतलब आप हर टाइम बाहर का नहीं खा सकते, आप घर का बना खाना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाओ, और अपने गट को हेल्दी रखो। अगर आपका गट, लिवर टॉक्सिन्स को बाहर फेंक रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो आप इनफर्टिलिटी के इशू से बचे रहेंगे। मैम आयुर्वेद से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस कौन कौन से होते हैं? मिसकंसेप्शन अबाउट इनफर्टिलिटी, पहला तो यही कि सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, ओके। मेल में कोई कमी नहीं हो सकती, जबकि इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कमी किसी में भी हो सकती है, तो मैं उन सभी लोगों को जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मैं यही मैसेज दूंगी कि जिसमें भी कमी है ना, उसे एक्सेप्ट करके सपोर्ट करें एक दूसरे को, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं कि तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा, तुम्हारी वजह से नहीं हो पा रहा। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कपल्स में आती है और जो उनकी मैरिजेस को भी तोड़ती है। अगर नहीं भी हो पा रहा, दोनों की वजह से भी नहीं हो पा रहा, तो मतलब ऑप्शंस हैं, यू कैन अडॉप्ट चाइल्ड, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उसे रिजॉल्व करने की, और फिर उसको छोड़ दो ऊपर वाले पे, होना होगा तो हो जाएगा, या आप अडॉप्ट कर लो अगर इतना ईगरली आपको बच्चा चाहिए लाइफ में। तो सपोर्ट ईच अदर, राइट? बच्चे से पहले मैरिज है, बच्चा बाद में है, पहले आप दोनों जुड़े हैं। तो आपका वो जो रिलेशनशिप है वो रहना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि बच्चा नहीं हो रहा वो नहीं खराब होना चाहिए। एंड सेकेंडली आयुर्वेद ठीक नहीं कर सकता इनफर्टिलिटी को, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आयुर्वेद अच्छे से एविडेंटली, हमारे पास एविडेंटली रिजल्ट्स हैं जो पेशेंट कंसीव कर पाए, और जो शायद पेशेंट हमें देख रहे होंगे जो कंसीव कर चुके होंगे वो यही सोच रहे होंगे हाँ सही बोल रहे हैं। तो हमारे पास हैं रिजल्ट्स, कंसीव कर सकते हैं। एंड थर्डली कि थोड़ा सा पेशेंस और पॉजिटिविटी रखें। जो बच्चा है वो प्रेशर से नहीं आता, प्रेशर सिर्फ कुकर में ही होता है, तो बच्चा प्रेशर से बिल्कुल नहीं आता। आप प्यार बरकरार रखोगे अपने रिश्ते में या अपने रिलेशनशिप में, बच्चा अपने आप हो जाएगा। तो आप अपना बॉन्ड और अपना लव बचा के रखो एंड ट्राई फॉर इट, बट सिर्फ उसी के लिए रिलेशनशिप बनाना रॉन्ग है। कि हम जब कांटेक्ट बना रहे हैं तो बच्चे के लिए ही बना रहे हैं, मतलब इतना प्रेशर है कि हम कांटेक्ट बना रहे हैं तो अब प्रेगनेंसी होनी चाहिए, वरना हम कांटेक्ट ही नहीं बना रहे, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए, आप कांटेक्ट बनाएं, बच्चा भी हो जाएगा, किस्मत अच्छी होगी तो सब कुछ होगा, बट सिर्फ बच्चे के लिए आप कांटेक्ट बना रहे हो और अपना बॉन्ड बना रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ओके मैम, वो टाइम कब आएगा, मतलब कब आता है जब किसी को समझ जाना चाहिए कि अब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर उसको कंसीव नहीं हो रहा? अच्छा, अबाउट द फैमिली प्लानिंग, अगर एक कपल 1 साल से ज़्यादा हो गया, मिनिमम 1 साल हो गया, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर देना चाहिए। ओके
तो मैम आप उनको क्या सजेशन देंगे जिनको समझ ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में? मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, बच्चा होता रहेगा, आप अपना रिलेशनशिप और अपनी मैरिज बिल्कुल डिस्ट्रॉय मत करो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, क्योंकि इन लॉज का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, राइट? हम समझ सकते हो, मैं इन लॉज इट्स लाइक मतलब सुबह उठ रहे हो तो बच्चा कब होगा, दोपहर को आप खा रहे हो तो बच्चा कब होगा, प्लान कर लो, आगे की सोचो, ये सोचो। तो उन सारी ही आप जो भी सराउंडिंग्स हैं उन्हें आप साइड रखें, इग्नोर करें। आपस में जो कपल्स की बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसे मत डिस्टर्ब होने दें बिकॉज ऑफ द अदर पीपल और प्रेशर। और आप प्यार करें आपस में, या बॉन्ड बनाएं, या अपना रिलेशनशिप हैम्पर ना होने दें, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो। अगर ये सारी बातों पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, आप चिल हो, तो बच्चा हो जाएगा फॉर श्योर। मैम एक क्वेश्चन है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, नॉर्मली हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसको ना ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों को मेरे से डिस्कस कर सकती है। और उसका ऐसा है कि उसको ना महीने में 2 बार पीरियड्स हो, तो ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? सी, अगर ऑब्वियसली अनमैरिड है ना, तो अनमैरिड में अगर 1 महीने में साइकिल हो रही है और लगातार 3 महीने तक ऐसा चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैटर ऑफ कंसर्न है, तब आपको टेस्ट कराने चाहिए। अगर एक आधा बार महीने में 2 बार पीरियड जाए तो वो आ जाते हैं। कई बार स्ट्रेस है या कभी नींद पूरी नहीं हुई, कोई फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हुए, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। बट आधे से ज़्यादा लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि जो पीरियड की साइकिल है वो +- 7 डेज चलती है। मतलब एग्जाम्पल, मेरी साइकिल 30 डेज 28 डेज की है, तो अगर 28 दिन से 7 दिन पहले भी पीरियड आते हैं तो नॉर्मल है, और 28 दिन के 7 दिन बाद तक भी पीरियड आते हैं, मतलब 34 डेज तक पीरियड आते हैं या 35 डेज तक जाती है साइकिल, तो भी नॉर्मल है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 दिन से भी ज़्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे 10 दिन में ही आ गए या 15 दिन में ही साइकिल रिपीट हो गई और वो लगातार 3 महीने तक ऐसा हो रहा है लगातार, तो आपको टेस्ट कराने चाहिए। बेसिक टेस्ट जैसे हार्मोनल ऐसे है, आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, एक हार्मोनल ऐसे या थायराइड प्रोफाइल चेक करा सकते हो, उसी में रूल आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। ओके मैम, एक चीज़ और पढ़ी थी मैंने, मतलब अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था मैं, तो उसमें था कि 8 साल की लड़की को पीरियड्स हुए हैं, तो ये नॉर्मल है? आज के टाइम में नॉर्मल है। ओके। अगेन, जब मैं भी अपने स्कूल टाइम में थी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी, उसको भी 10 साल की उम्र में पीरियड आ गया था, मतलब वो 6th में ही थी और मेरे को बेसिकली बहुत डिलेड आया, 9th-10th में आया, जो नॉर्मली आता है, जो प्यूबर्टी आनी चाहिए उस टाइम के हिसाब से। मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। और आजकल जो इन्वायरमेंट है, आजकल हमारा यूट्यूब का एक्सपोजर ज़्यादा है, राइट? बच्चे थोड़े एडवांस हैं, ऑब्वियसली ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब है, जंक और पिज्ज़ा बर्गर पे ही रहते हैं। एग्जैक्टली, लेजी हो चुके हैं। हाँ, लेजी हो चुके हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और जब वो यूट्यूब एक्सपोजर और स्क्रीन एक्सपोजर उन्हें मिलता है तो उनका माइंड वैसे ही केमिकल रिलीज करना जल्दी शुरू कर देता है। तो दे आर मोर लाइक वो पहले ही जंप कर जाते हैं इन चीज़ों में, अबाउट द पॉर्न एंड द पोर्नोग्राफिक वीडियोज एंड द रिलेशनशिप लाइकिंग्स। तो हार्मोन वैसे ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। ओके मैम, इनफर्टिलिटी या ये पीरियड्स वाला जो टॉपिक है हमारा, ये क्या जेनेटिकली भी कुछ होता है? नॉट नेसेसरली, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जेनेटिकली आपको ये मिले, बट मिल भी सकता है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज एक जनरेशन में है बट उसकी मदर को नहीं था, उसमें हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जेनेटिकली भी आए। मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब ये जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होता ऐसा कुछ भी, ये एक्वायर्ड ही होता है। तो ये जो आ रहा है, या तो ये इंडिविजुअल के जीन लेवल पे खराब हो सकता है कि जेनेटिक मेकअप उसका खराब हो, तो उसकी पिछली जनरेशन तो क्लियर थी बट उसको इफेक्ट हो रहा है, या ये एक्वायर्ड हो सकता है ड्यू टू द एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल एंड द डिसऑर्डर जो भी उसको हो रहे हैं। मैम ऐसा क्या आप बता सकते हैं कि अगर जैसे इनफर्टिलिटी है, अगर मेल में है तो फीमेल उसको कैसे सपोर्ट करे, और अगर फीमेल में है तो उसको मेल कैसे सपोर्ट करे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि लोग बात ही नहीं करते हैं, तो उस पर कुछ आप बताएंगे? हाँ, बात करने से याद आया सागर, द प्रॉब्लम क्या है ना, जब 2 लोग बात नहीं करते, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, तो एक कहानी हस्बैंड की बनती है, एक वाइफ की बनती है, और एक तीसरी कहानी होती है जो शायद वो आपस में बात करते तो नहीं बनती, राइट? तो वो आपस में जो बात है वो शायद मुझे लगता है कि वो लैक करती है। जितना ही कंफर्ट आप अपने बेस्ट फ्रेंड में समझते हो या बहन में, भाई में समझते हो कि आप यू कैन ईजिली शेयर, आप हस्बैंड में भी वो कंफर्टनेस लाओ।
या हस्बैंड वाइफ के साथ वो कंफर्टनेस लाए। ये ना सोचे कि वो मुझे जज कैसे करेंगे। आप उनसे बात करो और ये थोड़ा एक पोलाइट वे में, और एक आप ऐसा होना चाहिए कि आप हेल्प मांग रहे हो, आप साथ मांग रहे हो। यहाँ पे लड़ाई झगड़े और अब्यूजिव और बहुत हाई टोन नहीं होनी चाहिए बात करने की कि आप अपनी कमियों को छुपा रहे हो। और मुझे लगता है कि आधी प्रॉब्लम तो शायद वैसी सॉल्व हो जाएगी जब आपस में ढंग से बात हो जाएगी। और टॉकिंग अबाउट द फीमेल, फीमेल के लिए एक अलग प्रेशर है, मतलब एक अलग डिस्टर्बेंसेस है, क्योंकि वो इन लॉज का प्रेशर बहुत होता है। तो आधी फीमेल शायद इसलिए भी परेशान होती हैं क्योंकि बहुत सारे शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ देते हैं, करियर ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, पूरा दिन इन लॉज के साथ रहना है, किचकिच बहुत है, या प्रेशर बहुत बन रहा है, या बहुत सारे ताने सुनने को मिल रहे हैं। तो टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर करियर ओरिएंटेड हैं तो प्लीज़ आप अपने करियर को भी एक एक अप्रोच के साथ लेके चले कि ये हमें रखना है साथ में, ये प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि जब काम करने वाली फीमेल्स घर बैठती हैं तो वो और इरिटेटिंग हो जाती हैं, राइट, या वो और परेशान हो जाती हैं। तो काम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए फीमेल्स को मेरे हिसाब से। चाहे काम नहीं भी कर रहे पहले तो आप ज़रूर करो, अगर आपका चॉइस है, मन है, तो आप ज़रूर करो। सेकेंडली, यहाँ पे मेल का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन लॉज हैं ऑब्वियसली, वो बंदी ना अपने हस्बैंड को कुछ कह सकती, ना अपने इन लॉज को कुछ कह सकती, ना अपने घर पे कुछ कह सकती। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो शायद बिना कहे हस्बैंड को स्टैंड ले लेना चाहिए, है ना। मतलब फीमेल को मांगना नहीं है स्टैंड कि आप मेरा स्टैंड लो, या सबके सामने बोलो हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वैसी प्रॉब्लम आ रही है। बिना कहे अगर हस्बैंड स्टैंड लेना शुरू कर देंगे इन लॉज के सामने, उसका सपोर्ट करेंगे और आपस में बात करेंगे, तो चीज़ें मेरे हिसाब से सॉर्टेड होंगी। मैम, अपनी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए कोई 5 चीज़ें जो इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए? जो अडॉप्ट करनी चाहिए फर्टिलिटी के लिए स्पेशली, तो फूड जो मैंने बताया, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। देन आप एक लाइफस्टाइल में अपना कुछ भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखो, चाहे स्पोर्ट्स रखो, चाहे स्विमिंग रखो, बट रखो, राइट। थर्ड इज़ लाइक जितना भी आजकल अल्कोहल है, या अल्कोहल के बाद हमारी जो ड्रिंक्स आती हैं रेड बुल टाइप, या कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक, ये सारी ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, राइट। और नेक्स्ट कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, मतलब इतना परेशान ना हो, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर कि क्या होगा। पास्ट को लेके बहुत बच्चे परेशान रहते हैं आजकल, तो जो है उसको ठीक करने की कोशिश करो, आगे जो होगा वो तब देखेंगे। आप आगे का सोच के मेरे हिसाब से आप आज को ख़राब करते हो। आजकल बच्चों में इनसिक्योरिटी बहुत है, यंग बच्चों में, राइट, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज। तो वो इनसिक्योरिटीज से बाहर आए और एक साउंडनेस और कामनेस लाएं, सो दैट आपको ये इश्यूज फेस ही ना करने पड़े। मैम, ऐसी कोई एक्सरसाइज जो किसी को करनी चाहिए तो मेक हिम फिट? मतलब इंटीग्रेटेडली आप चल सकते हो। आप ऐसा ही नहीं है आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप वेट ट्रेनिंग ही करो, कार्डियो कर रहे हो तो कार्डियो ही करो। मतलब आप मिक्स करके भी एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर रहे हो तो आप योगा भी करो। तो आप सारी चीज़ें जब करोगे तो आप में मेडिटेशन भी डेवलप होगा, साउंडनेस, कामनेस, फिटनेस ऑब्वियसली डेवलप होगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा काम करेगा। तो एक ही अप्रोच के साथ, डोंट बी सो रिजिड। मतलब बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं ये नहीं बोल रही मैं सिर्फ योगा ही प्रमोट करती हूँ, नहीं। आप मैं खुद पर्सनली मिक्स कॉम्बिनेशंस परफॉर्म करती हूँ। तो अगर खेलना है तो खेल भी सकते हैं, फ्री स्टाइल करना है तो फ्री भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। वो दोनों आपको सब करने से आएगी, कोई एक पे रिजिड होने से नहीं आएगी। ओके मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे लिए कि नाउ आई एम 26-27, तो शुड आई थिंक कि मैं अपने स्पर्म फ्रीज कर रहा हूँ? नो, नॉट रियली। आपका शादी का विचार है ना आगे? हाँ मतलब ऑब्वियसली है ना, मतलब ऐसा नहीं है ना शादी ही नहीं करनी, नहीं है तो नो नीड। ये तब कराने चाहिए जब आपको आगे की श्योरिटी ना हो और आपका प्लान ही ना हो अगले 10-20 साल शादी करने का। एक होता है ना आजकल मेल शादी नहीं करते, है ना, तो फीमेल्स भी हैं जो शादी नहीं करती। अगर ये प्लान नहीं है तो यू कैन वेट, बट शादी आप सही समय पे करिएगा और बच्चा आप सही समय पे करिएगा, ताकि बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम एट द एंड, मतलब हाँ पॉडकास्ट का एंड आ चुका है, जो कि मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत कुछ जाना है, आपसे बहुत कुछ जाना है एंड लोगों ने बहुत कुछ जाना है, बट स्टिल एट द एंड आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे रिलेटेड टू दिस? रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिकली अगर मैं फर्टिलिटी की बात करूँ तो मैं सभी कपल्स को बोलना चाहूँगी कि
एक्सेप्टेंस इज़ द की। पहले आप एक्सेप्ट करिए प्रॉब्लम कहाँ है और उसको मिल के सॉल्व करेंगे और पेशेंटली सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी, रादर देन प्रेशर क्रिएट करना या प्रेशर से बच्चे नहीं होंगे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, और अपना रिलेशनशिप ख़राब करना ये आप मत करिए। आप आराम से अपना बॉन्ड बरकरार रखें, बच्चे होते रहेंगे और जब अच्छा बॉन्ड रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा तो बच्चे भी अच्छे होंगे। एंड मैं यही प्रे करूँगी कि जो भी पेशेंट हैं जिनको नहीं इलाज मिल पा रहा है इसका, वो जल्दी से कंसीव कर पाएँ और हम उनका सपना पूरा कर पाएँ। Thank you so much, ma'am. Thank Thank you. you so much for giving me this much of knowledge. Nice talking to you. And ma'am, हम वेट करेंगे आप दोबारा कब आए. Sure. Till then, Thank you for thank you calling so me. much, ma'am. Thank you. तो ये थी डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी, जिन्होंने हमें इन डेप्थ बताया कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसे टैकल कैसे करते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।